बिहार झारखंड में कोरोना के बाद अब फंगस का आतंक। बिहार में बीते दिन पाए गए ब्लैक फंगस के 25 नए मामले। झारखंड में फंगस से हुई 4 की मौत। जेडीयू एमएलसी का वीडियो तेजी से हुआ वायरल। सामुदायिक किचन के खाने को बताया प्रसाद। बोले सेवा सरकार करती है, बोझ दूसरे दलों को चला जाता है। कोरोना रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत। जागरूकता फैलाने के लिए दुमका प्रखंड में स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक। डीडीओ फुलेश्वर मुर्मू की अध्यक्षता में बैठक। दाऊदे के बाद यास की एंट्री। मधुबनी में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश इस समय दोहरी मार से जूझ रहा है। जनता अभी पुराने संक्रमण की मार से उभर नहीं पाई थी कि दूसरी महामारी की चपेट में आ गई। कोरोना संक्रमण के बाद अब फंगस लोगों के सामने एक अहम चुनौती बनकर सामने आया है। बिहार झारखंड में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में बीते दिन 25 नए मामले सामने आए हैं। एम्स में 15 नए संक्रमित भर्ती हुए हैं, जबकि आईजीआईएमएस में नए मरीजों की संख्या 5 है। अन्य प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना संक्रमितों में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस तेजी से फैल रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों की तो आंखें भी निकालनी पड़ रही हैं। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा डायबिटीज के मरीजों को है। झारखंड में रविवार तक 27 कोरोना मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 4 मरीजों की जान तक जा चुकी है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को इस जानलेवा बीमारी से अलर्ट करते हुए ऐसे मरीजों की जानकारी मांगी है। कोरोना के बाद अब फंगस से जंग लड़नी पड़ रही है और पूरे देश में फंगस अपना कहर बरपा रहा है। इसके साथ ही बिहार झारखंड में भी अब मामले आने शुरू हो गए हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। इसी के साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल अखिलेश जी आपसे है, जिस तरीके से पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस, तीन फंगस की मार एक साथ, और इससे पहले कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। आखिर जो ये तीनों जो फंगस आई है, इनमें सबसे ज्यादा जानलेवा फंगस कौन सा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, सीनियर न्यूरोफिजिशियन, समय हॉस्पिटल पटना। अभी हम लोगों के पास एक नई समस्या आई है। लास्ट 2 महीने से कोरोना की दूसरी लहर आई और दूसरी लहर में कई लोगों की जान गई और कोविड पेशेंट अस्पताल में रहे, कुछ होम आइसोलेशन में रहे। और अभी जो 10-15 दिनों से एक नई समस्या, कोरोना से जो मरीज ठीक हो रहे हैं या इलाज के दौरान है, उसमें एक फंगस की समस्या नहीं आ रही है। जैसा आपने ही बोला कि ब्लैक फंगस है और वाइट फंगस के केसेज हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि फंगस होता क्या है। जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है और एक वायरस होता है, कोरोना एक वायरस की वैरायटीज़ है, उसी तरह फंगस एक वैरायटीज़ है जीव जंतुओं की। फंगस आमतौर पे जो हमारे नमी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे होते हैं और अभी कोरोना के मरीजों में फंगस ज़्यादा हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कोरोना में इस बार पेशेंट ने जो भर्ती रहे हैं, कोरोना के मरीजों की रोग से लड़ने की क्षमता घट जाती है। ऐसे मरीजों में ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है और ऐसे मरीजों ने लंबे समय तक स्टेरॉइड लेते रहते हैं। यही कारण है कि इन लोगों में अभी कोरोना ज़्यादा हो रही है। जी, हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी लगातार जुड़े हुए। कुंदन जी, फिलहाल झारखंड की क्या स्थिति है, क्योंकि वहां भी अब मामले सामने आ चुके हैं और लगातार लोगों की मौत भी अब इस फंगस से होती जा रही है?
देखिए रखिए, जहाँ तक ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी पूरे देश, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। बिल्कुल। और झारखंड में के राजधानी रांची के सीमावर्ती जिले रामगढ़ से जब से पहला केस ब्लैक फंगस का निकलकर सामने आया था, तब से लेकर अब तक राज्य सरकार ने अपने स्तर से कई इंतजाम किए हुए हैं। सबसे पहला तो कि राजधानी रांची के रिम्स में एक अलग से वार्ड की व्यवस्था कर दी गई है और जितने भी ब्लैक फंगस के मरीज आते हैं उनका इलाज उस अलग से वार्ड में किया जा रहा है और एक डेडिकेटेड वार्ड इसके लिए निश्चित कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य के जितने भी सदर अस्पताल हैं वहां तमाम सिविल सर्जन्स को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी ऐसे सस्पेक्टेड मामले आ रहे हैं उसको तत्काल स्टेट कंट्रोल रूम में उसको रिपोर्ट करना है। और जो दवाइयों की बात आ रही थी, दवाइयों की कमी से 3 दिन पहले राज्य जूझ रहा था ब्लैक फंगस की दवाइयों से। दवाई निर्माता कंपनियों से सीधी बातचीत करने के बाद दवाइयों का इंतजाम फौरी तौर पर करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस बीमारी से कम लोगों की मौत हो जाए। एक बड़ी समस्या इस बीमारी के साथ यह है कि इस बीमारी में मोर्टेलिटी रेट बहुत बड़ी आ रही है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ा हुआ है, तो यह भी एक समस्या है। और खास करके इस बीमारी के बारे में मरीजों को तब पता चलता है जब यह बीमारी थोड़ा सा आगे और बढ़ जाती है और इस बीमारी से के सिम्टम्स चेहरे पर या बाकी आंखों पर दिखाई देने लगते हैं, तब जाकर मरीज को इस बारे में जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि झारखंड में जो इंतजाम है फौरी तौर पर किए जा सकते हैं। राज्य सरकार उन इंतजामों को कर रही है, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है और सब जगह पर यही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इसके सस्पेक्टेड मरीज के बारे में जल्दी से जल्दी स्टेट हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया जाए। राखी। कुंदन जी, हमारे साथ अखिलेश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अखिलेश जी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कोरोना के संक्रमित मरीजों के बारे में, और खास करके यह भी देखा गया है कि इस बीमारी से तब होती है जब मरीज का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो क्या अभी तक बिहार में कोई ऐसे मामले निकल कर आए हैं जिस मामले में मरीज का कोविड-19 की हिस्ट्री नहीं रही हो, उसके बावजूद इस ब्लैक फंगस की बीमारी का वो शिकार हुआ हो? देखिए, अभी कई मरीजें ऐसे हो रहे हैं जिनको कि बुखार है और बुखार के बाद जो पेशेंट होम आइसोलेशन में है उन लोगों ने कोरोना की जांच कराया। कोरोना की जांचों में कई बार होता है कि कोरोना का टेस्ट निगेटिव आते हैं, लेकिन मरीजों को कोरोना के लक्षण होते हैं, तो ऐसे को तो लोग यही मान के चलते हैं कि कोरोना का टेस्ट निगेटिव है। लेकिन लोकल स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जो डॉक्टर्स हैं अपने स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो अभी जो जितना भी केसेज अभी हम लोग देखे जा रहे हैं, मैक्सिमम वही केसेज हैं जिनकी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो कोरोना से संक्रमित हैं या कोरोना से जो रिकवर कर रहे हैं, ऐसा ही केसेज अभी तक देखे जा रहे हैं। कुछ केसेज ऐसे भी रिपोर्ट्स में आए हैं जिनकी कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव थी। ऐसे पेशेंट्स अभी एम्स और IGMS 2 ऐसे संस्था हैं जो बिहार सरकार में इस पर सब इलाज कर रहे हैं। उनकी पेशेंट अभी इन्वेस्टिगेशंस में है, जांच में है, वो कंफर्मेटरी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई है। जी डॉक्टर अखिलेश, एक और सवाल लगे हाथ। ऐसी बातें आ रही हैं मीडिया में सामने कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दौरान जो स्टेरॉइड्स या रेमडेसिविर दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था, ये दवाइयां यह बीमारी उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर देखी जा रही हैं। और दूसरी बातें आ रही हैं कि जो हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल किए हैं या इसकी संभावना जताई जा रही है कि जहां इस्तेमाल हो चुके होंगे, उन मरीजों में ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वस्तु स्थिति क्या है डॉक्टर अखिलेश? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों के सामने। मैं इसको पॉइंट वाइज बताना चाहूँगा। कोरोना का पीक पिछले साल भी था, कोरोना इस बार भी आया था, लेकिन पिछले साल जो ब्लैक फंगस के केसेस थे वो काफ़ी कम मात्रा में थे और इस बार ब्लैक फंगस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि सरकार ने इसको महामारी घोषित किया है। हमारे बिहार मुख्यमंत्री ने भी इसको एक महामारी घोषित किया है। आखिर वजह क्या था?
पिछले बार भी जो कोविड के केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, उस बार भी हम लोगों ने ऑक्सीजन यूज़ किया था और रेमडेसिविर यूज़ किया था। अब पॉइंट वाइज मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि रेमडेसिविर से ये हो रहा है ऐसा कहना ही मुश्किल है। एक चीज़ है कि कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड यूज होता है, हम लोग भर्ती मरीजों को भी बीमारी अगर सीरियस होती है तो ज़्यादा हाई डोज देते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो ये तो जाना माना तथ्य है कि स्टेरॉइड लेने से इम्यूनिटी बॉडी की कमज़ोर होती है और पेशेंट में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये ब्लैक फंगस सबों में नहीं हो रहा है। ऐसे मरीज जो कि पहले से डायबिटिक हैं या पहले से इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो ओल्ड बूढ़े मरीजों में है, और उसमें अगर हम स्टेरॉइड देते हैं और स्टेरॉइड शुगर की मात्रा हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसमें ब्लैक फंगस होने की संभावना ज़्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा कि कोरोना में एक और दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कि टोक्लिजुमाब। टोक्लिजुमाब आप सब जान रहे हैं कि हम लोग अंतिम क्षणों में यूज़ करते हैं जब साइटोकाइनिन स्टॉर्म होता है, फेफड़ा अचानक डैमेज होता है, पेशेंट बाईपैप या वेंटिलेटर पर जाता है। तो टोक्लिजुमाब एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, उससे हमारे बॉडी की इम्यून क्षमता घटी है। तो पिछले बार की तुलना में इस बार मरीज ज़्यादा भर्ती हुए हैं, टोक्लिजुमाब का ज़्यादा यूज हुआ है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तीसरा मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन पिछले साल भी यूज हुआ था, इस साल भी यूज हो रहा है, लेकिन पिछले बार ऑक्सीजन हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया था। दोनों ऑक्सीजन में फ़र्क है। जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो काफ़ी प्योर ऑक्सीजन होता है, उसमें 96-97% उसकी प्योरिटी होती है। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, इस बार ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई, तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी इसमें यूज़ किया। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की प्योरिटी कम होती है, उसमें 92 से 93% ही ऑक्सीजन रहते हैं, बाकी कुछ और केमिकल्स होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि एक इम्प्योर ऑक्सीजन है। तो एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के यूज़ से भी हो रहा है। तीसरा एक और पॉइंट है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स होते हैं, इनके रख रखाव, पिछले बार मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रख रखाव ज़्यादा प्योर थे और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स के रख रखाव होते हैं वो ज़्यादा प्योर नहीं रहते, वो ऐसे खुले में पड़े रहते हैं, उतनी सफाई सुथरा नहीं होती है। तो एक दूसरी संभावना ये है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस बार ज़्यादा यूज हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसके वजह से ये हो सकता है। जी अखिलेश जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से 3 फंगस सामने आए हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और इसी के साथ साथ येलो फंगस, हालांकि येलो फंगस का सबसे पहला मामला यूपी के गाजियाबाद में सामने आया, आखिर इन तीनों के क्या नेचर अलग अलग है, इनके सिम्टम्स क्या क्या है तीनों फंगस के? देखिए तीनों फंगस ही हैं, फंगस वेराइटीज के हैं। ब्लैक फंगस का जो दोनों का मोड ऑफ एक्शन वही है। जो ब्लैक फंगस है वो हमारे नाकों के थ्रू जाता है, नाक के थ्रू जाता है, नाक को डैमेज करता है, नाक के साइनसेस को डैमेज करता है और चेहरे के एक तरफ ही डैमेज करता है। जिस एरिया को ये डैमेज करता है, जैसे नाक के एरिया को, नाक के साइनसेस को, आंखों को डैमेज करता है, उस पूरे एरिया को ये ब्लैक कर देता है, उस एरिया को पूरा डैमेज करके नेक्रोटाइज कर देता है, इसीलिए हम उसका नाम ना ब्लैक फंगस देखते हैं। जो व्हाइट फंगस है, व्हाइट फंगस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी सेम मोड ऑफ एक्शन है, वो भी नाक के थ्रू फैलता है और उसका इन्वॉल्वमेंट नाक और आंख और ब्रेन पे कम है, ब्लैक फंगस का ज़्यादा है। व्हाइट फंगस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा हमारे सांस को, लंग्स को इन्वॉल्व करता है। तो व्हाइट फंगस के लक्षण भी मिलते जुलते कोरोना की तरह ही हैं, क्योंकि लंग्स का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसमें भी खांसी होगी, बुखार होगा, मुंह से मरीज को खून वगैरह आता है और ऑक्सीजन की घटेगी और सांस फूलने लगता है। तो फंगस की जो भी वेराइटीज़ हैं, ये हमारे ऐसे लोगों को हो रहा है जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर है, वैसा आदमी तो पहले से कमज़ोर है, और एक तो दूसरी बीमारी आने से ये उसमें डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हैं तो तीनों फंगस ही हैं, तीनों का फैलने का तरीका, मोड ऑफ एक्शन वो एक ही जैसा है, लेकिन जो एरिया में इन्वॉल्वमेंट है वो अलग अलग है। जैसे ब्लैक फंगस नाक को, आंख को, ब्रेन को ज़्यादा डैमेज करता है तो डेथ रेट उसमें ज़्यादा है। व्हाइट फंगस लंग्स को डैमेज करता है तो डेथ रेट सब में है। बिल्कुल कुंदन जी, फिलहाल झारखंड में जिस तरीके से सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की है, जिस तरीके से फंगस अपने पैर पसार रहा है, कोरोना को लेकर तो सरकार ने जो तमाम उपाय किए, तमाम कदम उठाए, वो काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की दर झारखंड में कम भी हुई, लेकिन फंगस को लेकर झारखंड सरकार ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं फिलहाल?
देखिए राखी, झारखंड को कहीं अगर रेमडेसिविर दवाइयों की किल्लत झेलनी पड़ी तो आप कह सकते हैं दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और दूसरी बात यह है कि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बाकी दूसरे राज्यों को की है, तो ऑक्सीजन के मामले में भी हम सेल्फ डिपेंडेंट रहे हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो स्थिति रही थी वहां भी हमारे अस्पताल थे मोर और लेस ऑक्सीजन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट रहे हैं। तो डॉक्टर अखिलेश ने जो दो बातें कही हैं, इन दो की एक तो रेमडेसिविर का भी कुछ बैकग्राउंड माना जा सकता है, हालांकि अभी तक मेडिकली यह एक्नॉलेज नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल की बात हो रही थी, तो इन दोनों मामलों में ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है कि झारखंड में ऑक्सीजन जो इस्तेमाल हुआ है वो मैक्सिमम ये हमने लिक्विड ऑक्सीजन जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसका इस्तेमाल किया है। रेमडेसिविर दवाइयों की किल्लत से राज्य जूझता रहा, जिसके लिए बांग्लादेश से इंपोर्ट परमिशन नहीं मिल पाने की वजह से वो दवाइयां इंपोर्ट नहीं हो सकी। फिर भी राज्य आज की तारीख में कोरोना संक्रमण के रास्ते पर बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट पाथ पे है। बिल्कुल कह सकते हैं कि झारखंड की जो स्थिति है ब्लैक फंगस को लेकर मामले आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो झारखंड की स्थिति ब्लैक फंगस को लेकर उतनी चिंताजनक नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं, वो चाहे रिम्स की बात कर लें, जमशेदपुर के एमजीएम की बात कर लें, धनबाद के पीएमसीएच की बात कर लें, दुमका, हजारीबाग, पलामू, जितने भी राज्य के मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इसके लिए डेडिकेटेड वार्ड बना दिए गए हैं और तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। जो दवाइयों की बात है, दवाई की निर्माता कंपनियों से सीधा संपर्क कर लिया गया है और दवाइयों की किल्लत राज्य में ना हो ब्लैक फंगस की बीमारी के, इसको भी सरकार सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश जी से मेरा एक सवाल है सर, चूंकि इस कोविड-19 बीमारी को हमने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा है, चाइना से यह ओरिजिनेट होता हुआ माना गया है, तो क्या ब्लैक फंगस बीमारी की हिस्ट्री इन देशों में भी देखी गई है या भारत में ही इस बीमारी का प्रभाव देखने को मिल रहा है? अखिलेश जी, क्या ब्लैक फंगस का असर भी जो फंगस है, ऐसा नहीं कि कोरोना के टाइम में ही आया, ये कोरोना के पहले भी था, लेकिन उस वक्त केसेस कम थे तो बहुत रिपोर्टेड नहीं थी, इसको महामारी घोषित नहीं किया गया। जी मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लैक फंगस एक नई बीमारी नहीं है, कोरोना के पहले भी था। तो ब्लैक फंगस पूरे वर्ल्ड में सब जगह से रिपोर्टेड है, बट को बहुत कम केसेस रिपोर्टेड होते थे। पिछले बार भी जो कोरोना हुआ था उसमें उस वक्त भी इंडिया में हुआ था, लेकिन बहुत कम केसेस थे। इस वक्त केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको एक महामारी घोषित किया जा रहा है। अब जो हम बोल रहे हैं कि फैलने वाला तरीका, जैसे कोरोना को हम बोलते हैं कि चाइना से आया, पूरे वर्ल्ड में सब जगह फैला, इंडिया में भी आया, तो ये ब्लैक फंगस वैसी बीमारी नहीं है। जिस तरह से कोरोना तेज़ी से फैलता है, हम लोग नाक के रास्ते एक दूसरे से संक्रमण फैलता है, ये संक्रमण उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। ये जनरली जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन लोगों को ये हो रहा है। इंडिया में इस बार कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, इंडिया में महामारी ज़्यादा फैली है, सेकेंड वेव का लहर इंडिया में ज़्यादा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि दोनों साथ साथ चल रही है, कोरोना हमारे रोग को, बॉडी को कमज़ोर कर रहा है, साथ में स्टेरॉइड है, कुछ दवाइयों की हमने चर्चा की, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की चर्चा की, तो ये सब को लेकर हम बोल सकते हैं कि ब्लैक फंगस की केसेस हमारे देश में वो ज़्यादा हो रही है। इसीलिए बिहार में भी उसको महामारी घोषित किया गया और बिहार में इंदिरा गांधी और आईजीएमएस, ये दो सरकार के संस्थान हैं जहाँ की सरकार पूरी व्यवस्था भी कर रही है, दवाइयाँ भी दे रही हैं। तो इस बार इसको लेकर के हमारा देश और राज्य दोनों सजग है। बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन क्या यह बीमारी इन्फेक्शियस है? राखी, डॉक्टर अखिलेश से एक सवाल कर लें कि क्या यह बीमारी छुआछूत से फैलती है जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता है? आदमी बहुत ज़्यादा ह्यूमन टू ह्यूमन
जी जी जी, मैं उसी पे बोल रहा हूँ। जैसे कोरोना हम लोग नाक के थ्रू छींकने से बहुत तेज़ी से फैलता है, वैसे ये ब्लैक फंगस नहीं फैलता। हमारे हाथों में एक नॉर्मल आदमी को टच करने से नहीं फैलता। तो कैसे होगा? मान लीजिए कि कोई आदमी कोविड का है, उसको म्यूकोरमाइकोसिस से बहुत दिनों से आईसीयू में भर्ती है, उस पेशेंट का जो फंगस के स्पोर होते हैं वो नाकों में होता है, और उसके नाक के थ्रू टच करके दूसरा ऐसा पेशेंट जो कोविड ग्रसित है, जिसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, या हो सकता है कि जो हेल्थ वर्कर, जो नर्सेज हैं, वो एक पेशेंट को दूसरे को टच कर रहे हैं, इससे फैल सकता है, इसकी संभावना है। दूसरा, हम जो ऑक्सीजन मास्क यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं बदल रहे हैं, उसी मास्क को दूसरों को यूज़ कर रहे हैं, जो नजल कनला है, उससे हो सकता है। अगर हम बाईपैप मशीन है या वेंटिलेटर में भी जो नमी रहती है, सेम मशीन यूज हो रही है, प्रॉपर उसके जो किट वो नहीं बदल रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोरोना की तरह ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलेगा। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन एक ऐसा मरीज जिसको कि कोरोना है, म्यूकर भी है, और उसके नज़ल के स्पोर अगर दूसरे पेशेंट में टच होते हैं तो संभावना है उसको फैलने की। डॉक्टर अखिलेश, एक चीज बताएं, किसी पेशेंट को जब इस बीमारी से वो ग्रसित होता है, शुरुआती सिम्टम्स शुरू कहाँ से होते हैं? अगर किसी मरीज को यह सिम्टम्स शुरुआती दिनों में ही पता लग जाए तो शायद उसके इलाज में, उसके ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में थोड़ी सी आसानी हो, उसके रिकवरी के चांसेस बेहतर हों। तो इसके सिम्टम्स कैसे कैसे डेवलप होते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, जी जरूर। देखिए, ब्लैक फंगस तभी ठीक होगा जब हमारे आम पब्लिक इस चीज़ों को पहचान जाएंगे कि ब्लैक फंगस को कैसे रोक पाएंगे, लक्षण क्या है, तभी डॉक्टर के पास शुरुआत में जाएंगे तभी बीमारी से ठीक होगी। लेट हो गया तो जानलेवा है। तो मैं स्टेप वाइज बताऊंगा। ब्लैक फंगस का जहाँ जहाँ एंट्री पाथवे है, जैसे ये हमारे नज़ल के थ्रू फैलता है, चेहरे में नाक के एक तरफ, नाक को अगर इन्वॉल्व करता है तो वहाँ पे सूजन आएगी, वहाँ स्वेलिंग होगा, वहाँ पेन होगा, वो एरिया डैमेज होगा तो ब्लैकिश होने लगेगा, इसलिए इसका ब्लैक फंगस नाम भी है। अगर वहाँ से एक्सटेंशन करता है, आगे बढ़ता है, तो 2-3 दिनों के अंदर ये आगे का एरिया, हमारा ऑर्बिट है, आई है, वहाँ पे अगर आँख को इन्वॉल्व करता है तो आँखों में कुछ लक्षण होंगे। जैसे आँख लगेगा कि बाहर आ गया, एक आँख नॉर्मल होगा, दूसरा आँख लगेगा कि बाहर आ गया, आँखों की पलक गिर जाएगी जिसको हम लोग टोसिस बोलते हैं, आँख पूरा लाल होने लगेगा, और ज़्यादा फंगस इन्वेड करेगा, डैमेज करेगा तो आँखों की रोशनी चली जाएगी। तो नाक से शुरू होके नाक के लक्षण, उससे आगे बढ़ा तो आँख को डैमेज किया, आँखों के लक्षण, और 3-4 दिन में और प्रोग्रेस करके जब ये ब्रेन के अंदर इन्वेड करता है तो फिर पेशेंट को जान को खतरा है। उसमें पेशेंट को मिर्गी के लक्षण आएंगे, बुखार आएगा, मरीज़ की हालत ख़राब हो जाएगी, वो बेहोश होने लगेगा, और अदर ब्रेन के सिम्टम्स उसको आने लगेंगे। अब इसके अलावा अगर नाक के थ्रू एक और रास्ता है जहाँ की ये हमारा डैमेज कर सकता है, दूसरा बोलते हैं लंग्स, ये हमारे फेफड़ों में जब जाएगा तो फिर इसमें भी कोविड जैसे लक्षण आने लगेंगे। जैसे अगर फेफड़ा को इन्वॉल्व करेगा तो मरीज़ को बुखार होगा, खांसी होगी, और इसमें ना हिमोप्टेसिस होता है, मुंह से खून आने लगता है। तो ये सब कुछ लक्षण है कि नाक का एरिया, आँख का एरिया, ब्रेन का एरिया और फेफड़ा का एरिया, ये जगह को इन्वॉल्व करता है। तो जिस एरिया को इन्वॉल्व करेगा उस एरिया के उसके लक्षण आएंगे। तो हम लोग आम पब्लिक से ही बोलेंगे कि आप इसमें देर ना करें। अगर आप कोरोना ग्रसित हैं या कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, आपकी शुगर नहीं कंट्रोल है, और आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो अपने निकटतम डॉक्टर को दिखाएं। शुरुआती में अगर हम लोग इसकी दवाई करेंगे और कुछ सर्जिकल से ये आपको इम्प्रूव हो सकता है। इसीलिए आम जनता को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लक्षण क्या है और कैसे फैलता है। बिल्कुल कुंदन जी, हमारे पास समय की कमी है, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगे। देखिए राखी, सबसे अहम बात यह है कि उन मरीजों को ध्यान देना है जिन मरीजों के इम्यून सिस्टम कमजोर हो रखे हैं, वो चाहे कोविड-19 की वजह से इम्यून सिस्टम उनका कमजोर हो, HIV/AIDS की वजह से हो, बाईपास सर्जरी या बाकी दूसरी जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों की वजह से उनके इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हुए हैं, और अगर पहले से हिस्ट्री में डायबिटिक पेशेंट वो रहे हैं, शुगर की समस्या उनको रही है, तो उनको अपने ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है। लिहाजा जिस तरीके से बिहार और झारखंड की सरकारें
संजीदा होकर इस बीमारी के इलाज के लिए अपना पूरा एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं, तो उससे उम्मीद यह की जा सकती है कि मरीज कम से कम निकल कर आए और जो भी मरीज को ऐसी समस्या होती है उसका इलाज हमारे यहाँ संभव है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जैसा डॉक्टर अखिलेश ने भी बताया कि हमें यह पहचानना होगा कि हमारे अंदर सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं, और जितनी जल्दी हम अपने सिम्टम्स को पहचानेंगे उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा और शायद रिकवरी की प्रक्रिया भी उतनी आसान और सरल हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है, ब्लैक फंगस डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर ध्यान रखने की जरूरत है, संजीदा होने की जरूरत है, और यह इस बात को देखने की जरूरत है कि हमें किसी और बीमारी से परेशानी तो नहीं हो रही। राखी। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से हमने कोरोना पर जीत पाई है, कहीं ना कहीं अगर ब्लैक फंगस को लेकर भी जनता उतनी सजग रहेगी और सरकार उतने ही कड़े जो अपने नियम है उन्हें लागू करेगी, तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस पर भी जीत हासिल कर लेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर ब्लैक फंगस जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी जरूरत है सजग रहने की और इसके साथ ही तमाम सावधानियां बरतने की। डरने की या पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही बीमारी से निजात पाया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।